हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल चैप्टर को और इसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसको हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ग किसको कहते हैं? वर्ग होता क्या है, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। मतलब अगर कोई संख्या एक है, अब एक वो संख्या है, उसको उसी से गुना कर दिए एक से ही, तो क्या आ गया? एक। तो ये जो एक है इस एक का वर्ग कहलाएगा। यहाँ एक का वर्ग है, अर्थात एक बराबर एक का स्क्वायर। यहाँ से हो सकता है आपको क्लियर ना हो, सेकंड एग्जाम्पल समझिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। एक संख्या 2 है, उसको उसी संख्या से गुना किए तो क्या आ गया? 4। तो ये 4 जो आया ये इस संख्या का वर्ग है। मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। वर्ग का मतलब 2 बार गुना या पावर में 2 कह सकते हैं। उसी तरह संख्या 3 है, उसी संख्या से गुना किए तो जो आया वो क्या है? 3 का वर्ग है, अर्थात 9 बराबर 3 का स्क्वायर। समझ गए वर्ग क्या होता है? तो सीधा सा मतलब है, वर्ग का मतलब सेम संख्या 2 बार गुना हो रहा है, उसको हम पावर में 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 1 से लेकर 30 तक के संख्या का वर्ग दिया हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा। इसको याद कर लीजिएगा तो आगे आपको जब कंपटीशन का तैयारी करिएगा उसमें ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है और ऐसे भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए देख लेते हैं एक बार क्या है ये। तो 1 का वर्ग करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का वर्ग हो गया 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। तो फिलहाल जो है 30 तक का स्क्वायर, 30 तक का वर्ग आपको कंठस्थ कर लेना है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, याद कर लेने से आपको आगे चल के बहुत बेनिफिट होगा। जब कैलकुलेशन करिएगा उसमें आपको इजीली कैलकुलेशन कर पाइएगा। तो अभी हम जो 30 तक का स्क्वायर देख रहे थे, जो आया है 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये सब क्या है? इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग या फिर परिपूर्ण वर्ग कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। मतलब अगर जैसे एग्जांपल में हम ले लिए 81, तो ये क्या है? ये पूर्ण वर्ग है। मतलब ये किसी संख्या का वर्ग है, इसको बोलते हैं हम लोग परिपूर्ण वर्ग भी। इसको हम लोग परिपूर्ण वर्ग भी कहते हैं। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि जो ये वर्ग आया है उसको परिपूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 70 पूर्ण वर्ग है तो कहिएगा कि नहीं है, क्योंकि हम किसी संख्या के स्क्वायर में इसको नहीं लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए 64, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 17 के बीच में है। तो जब 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 64 आ रहा है, 9 का कर रहे हैं 81 आ रहा है, तो 70 तो आने का सवाल ही नहीं है। तो 70 क्या हो गया? पूर्ण वर्ग या परिपूर्ण वर्ग नहीं है। क्लियर है? समझ गए? जो 100 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? तो हाँ, ये पूर्ण वर्ग है। क्यों है? क्योंकि ये किसी संख्या का वर्ग है। अब हम लोग प्राकृत संख्याओं के कुछ गुण पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस टेबल को जो 30 तक आपको बताए थे इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्व क्या करना है कि 1 से लेकर 30 तक जो हम बताए थे, आप कितनी भी किसी भी संख्या तक को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम फिलहाल 30 तक का बताए थे कि याद कर लीजिएगा, उसी में ऑब्जर्व करा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है कि 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है।
तो इसमें एक चीज़ देखिए कि किसी भी संख्या का स्क्वायर के अंत में 2, 3, 7 या 8 आ रहा है क्या? आप किसी भी संख्या के स्क्वायर के अंत में देख लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। 2, 3, 7, 8 आपको नहीं मिलेगा। आपको 1 मिल गया, 4 मिल गया, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, डबल 0 है, सिंगल 0 नहीं है। किसी पूर्ण वर्ग में लास्ट में डबल 0 होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, डबल 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, डबल 0। तो कहीं पर भी हमको 2, 3, 7 या 8 नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ से इस ऑब्जर्वेशन से जब हम इसको ऑब्जर्व किए तो क्या निकालें कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। अगर किसी संख्या के अंत में 2 आ गया या 3 आ गया, जैसे 23 कह दिए, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा, ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। अगर हम कह दिए कि 82 बताइए, तो लास्ट में 2 आ गया, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर हम बोल दिए कि 68 बताइए, तो लास्ट में 8 आ गया, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ गए? अगर आपको बोल दें कि 40 बताइए, तो 0 नहीं, डबल 0 होना चाहिए। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे 12 लास्ट में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 7, 8, 2, 3। तो जितने भी एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं ये सब पूर्ण वर्ग नहीं है। मतलब किसी भी संख्या को हम स्क्वायर करेंगे तो ये संख्या हमको प्राप्त नहीं होगा। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे। क्या है क्वेश्चन? कि क्या 1, 2, 3, 8, 7 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? 12,387 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? तो हमको इसको किसी संख्या का वर्ग करके नहीं देखना है। अभी हम क्या बताएं कि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 रहे तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। इस संख्या के अंत में क्या है? 7 है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है 12,387। क्लियर है? किसी भी संख्या को स्क्वायर करिएगा तो 12,387 आपको नहीं मिलने वाला है। अब नेक्स्ट है कि जब हम इस टेबल को ऑब्जर्व करते हैं, इसमें पूरा 30 तक का भी लिखा हुआ है आपको संख्या का वर्ग, तो इसमें एक चीज़ समझ में आ रहा है कि सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम आ रहा है। जैसे अगर आप इसमें देखें तो 1 है विषम संख्या, इसका वर्ग कर दिए 1 आ गया विषम संख्या। 2 है सम संख्या, इसका वर्ग कर दिए 4 आ गया सम संख्या। सम संख्या का मतलब जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए, और जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगा वो विषम संख्या होता है। 3 हो गया विषम संख्या, इसका वर्ग आ गया 9, ये भी विषम संख्या। 4 हो गया सम संख्या, इसका वर्ग आ गया 16, ये भी सम संख्या। कोई भी संख्या उठा लीजिए। 25 हो गया विषम संख्या, इसका वर्ग 625 विषम संख्या। 28 हो गया सम संख्या, इसका वर्ग 784 सम संख्या। तो हम इस टेबल से क्या ऑब्जर्व किए कि सम संख्याओं का वर्ग सर्वदा सम संख्या होता है। ठीक है, ये चीज़ अभी हम आपको दिखा दिए टेबल में। नेक्स्ट है जो अभी आपको बताएं कि विषम संख्याओं का वर्ग सर्वदा विषम होता है। क्लियर है? आगे क्या है कि यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम कहें कि क्या 1000 पूर्ण वर्ग है, तो 1000 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इस संख्या के लास्ट में शून्यों की संख्या क्या है? विषम है। 3 शून्य है इसमें, या तो 2 शून्य होना चाहिए या 4 शून्य या 6 शून्य, मतलब शून्यों की संख्या सम में होना चाहिए। तो 100 पूर्ण वर्ग हो सकता है, 10,000 पूर्ण वर्ग हो सकता है। समझ गए ना? इसी तरह से या 400 पूर्ण वर्ग हो सकता है। अगर आपसे कोई कहे कि बताइए क्या 9,000 पूर्ण वर्ग है, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके संख्या के लास्ट में शून्यों की संख्या विषम है। अगर हम 90,000 लिख दें तो है ये पूर्ण वर्ग है। क्या 90 पूर्ण वर्ग है? तो नहीं है, क्योंकि एक ही शून्य है, शून्य की संख्या विषम है। तो क्या 900 पूर्ण वर्ग है? तो है, शून्यों की संख्या सम है इसमें। क्लियर हो गया कि किसी भी संख्या के अंत में अगर शून्यों की संख्या विषम हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे, अगर किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो तब क्या वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा? नहीं, उसमें भी कंडीशन होता है कि शून्य का संख्या अगर सम है तो उसके बाद शेष संख्या पूर्ण वर्ग होना चाहिए। जैसे अगर हम लिख रहे हैं 400, क्या 400 वर्ग है? तो है। क्यों है? क्योंकि एक तो कंडीशन आ गया कि इसमें शून्यों की संख्या सम है।
दूसरा कंडीशन कि जब शून्य का संख्या सम आ गया तो उसको छोड़ के जो संख्या है, क्या ये पूर्ण वर्ग है? तो 4 पूर्ण वर्ग है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग है 400। अगर हम पूछ दें आपसे क्या 300 पूर्ण वर्ग है, तो शून्यों की तो संख्या सम आ गया इसमें, लेकिन उसको छोड़ने के बाद ये जो है संख्या ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसलिए 300 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो एग्जाम्पल है 400, 2,50,000, इसमें देखिए शून्यों की संख्या सम है और उसको छोड़ने के बाद ये जो 25 है ये पूर्ण वर्ग है, इसलिए ये 2,50,000 भी पूर्ण वर्ग हो गया। क्लियर है? अब बताइए क्या 600 पूर्ण वर्ग है? तो 600 में देखिए 600 में शून्यों की संख्या हो गया सम, ठीक है, 2 शून्य सम हो गया। इसको छोड़ने के बाद क्या 6 पूर्ण वर्ग है? नहीं है, तो इसलिए 600 पूर्ण वर्ग नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है कि प्राकृत संख्याएं ए बी सी को पाइथागोरीय त्रिक कहा जाता है यदि a² + b² = c², जहाँ c सबसे बड़ी संख्या है। तो चलिए इसको समझते हैं। पाइथागोरीय त्रिक, यदि कोई 3 संख्या है a b c और इसमें c सबसे बड़ी संख्या है तीनों संख्या में, तब क्या हो जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो जो भी वैल्यू मिलेगा बाकी दोनों बचे हुए संख्या के स्क्वायर करके जोड़ने पर जो आएगा, अगर बराबर आ रहा है तब कहेंगे कि ये तीनों संख्या क्या है? पाइथागोरीय त्रिक है। और एक सबसे ध्यान देने वाला चीज़ है, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पाइथागोरीय त्रिक की जो तीनों संख्या है वो कैसी संख्या होनी चाहिए? प्राकृत संख्या होनी चाहिए। अगर प्राकृत संख्या के अलावा कोई संख्या है तो वो पाइथागोरीय त्रिक नहीं होगा। पाइथागोरस प्रमेय हो सकता है लेकिन पाइथागोरीय त्रिक नहीं होगा। हम इसी क्लास में आगे डिस्कस करेंगे कि पाइथागोरीय त्रिक और पाइथागोरस प्रमेय में क्या डिफरेंस है। डिटेल में आपको क्लास 10 में पढ़ना है, लेकिन इसमें हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। तो यहाँ आपको फिलहाल ध्यान रखना है कि पाइथागोरीय त्रिक में जो संख्याएं होती है कैसी संख्या होती है? प्राकृत संख्या। तो अगर हम एग्जाम्पल लें, कोई 3 संख्या ले लेते हैं 3, 4, 5, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 5। तो 5 का स्क्वायर करते हैं, कितना आ गया? 25। बाकी जो 2 संख्या बच गया, कौन कौन संख्या बच गया? 3 और 4। तो 3 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 9 + 16 25 आ गया। तो देखिए तो बड़ी संख्या का स्क्वायर 25, बाकी दोनों संख्या के स्क्वायर का जोड़ भी 25। तो यहाँ क्या हमको मिल गया कि 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि 3, 4, 5 क्या है? पाइथागोरीय त्रिक है। और यहाँ देखिए 3, 4, 5 तीनों प्राकृत संख्या है। समझ गए? अब कोई 3 और संख्या हम ले लेते हैं, जैसे अगर हम 4, 5, 6 ले लें, तो क्या ये पाइथागोरीय त्रिक है? तो ये तीनों प्राकृत संख्या तो है, लेकिन यदि हम सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं और बाकी दोनों संख्या का स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं, तो 16 + 25 ये 41 आ गया और ये 36 है। ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है, तो ये पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोगों को पाइथागोरीय त्रिक से ही संबंधित जानना है, उसका और प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग चर और अचर के बारे में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि उसमें यूज होगा। तो देखिए, चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ही हुआ कि जो वैरी करते रहता है, मतलब बदलते रहता है। तो जिसका मान बदलते रहता है उसको क्या बोलते हैं? चर। हिंदी में चर बोलते हैं, इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। ऐसी राशियाँ जिनका कोई निश्चित मान नहीं होता और वे परिस्थिति या समीकरण के अनुसार बदल सकते हैं, उन्हें चर कहते हैं। इसे संकेत में कैसे लिखते हैं? तो अंग्रेजी का जो भी अल्फ़ाबेट है उसी से इसको दर्शाया जाता है, जैसे X, Y, Z, A, B, C वगैरह से। अब समझिए यहाँ कि एक समीकरण दिया गया है एग्जाम्पल में, और एक ये समीकरण दिया गया, 2 समीकरण आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो एक समीकरण है x + 2 = 5, एक समीकरण है आपका x + 2 = 10। यहाँ पे आप देखिएगा कि दोनों समीकरण में x है, तब इस समीकरण के अनुसार से x का वैल्यू आ गया 3 और इस समीकरण के अनुसार से x का वैल्यू आ गया 8। तो ये जैसे ही समीकरण चेंज हुआ
सिचुएशन चेंज हुआ, x का वैल्यू क्या हो गया, बदल गया, तो हम क्या कहेंगे कि x यहाँ पे क्या है, चर है। समझ गए। अब अचर क्या होता है? अचर को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है, जो कभी ना बदले, उसको अचर कहते हैं। ऐसी राशियाँ जिनका मान हमेशा निश्चित होता है और किसी भी स्थिति में नहीं बदलता, उसे क्या बोलते हैं, अचर। तो अचर में क्या आ जाएगा, तो जितना भी संख्या है सभी संख्या हो जाएगा अचर। और कुछ विशेष वैज्ञानिक या गणितीय नित्यांक जैसे कि पाई भी है, अचर होता है। पाई अचर होने का मतलब क्या हो गया कि पाई का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। और पाई का वैल्यू जो है कैसे सेम होता है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जब हम सर्कल पढ़ाएंगे, वृत्त पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे। फिलहाल आपको यही ध्यान में रखना है कि जितना भी संख्या होता है सब क्या है, अचर है। अब जैसे 5 अगर लिखा हुआ है तो कहीं भी हम किसी भी समीकरण में 5 रखेंगे तो 5 ही का आएगा, 5 की जगह 6 नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए सभी संख्या क्या होता है, अचर होता है। अब एक क्वेश्चन है, इसको बनाइए कि y बराबर 2x + 5 में चर और अचर को बताइए। तो देखिए ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो चर हो गया, इस समीकरण के अनुसार इसका मान बदल सकता है। ये संख्या है तो अचर हो गया, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट में डिनोट किया गया, दर्शाया गया है, तो ये चर हो गया। और ये संख्या है तो अचर हो गया। देखिए थोड़ा इसको हम लोग अभी समझने का प्रयास करते हैं। आइए, y बराबर 2x + 5 है, ठीक। अब यदि हम यहाँ x बराबर 1 रख दें तब ये समीकरण क्या हो जाएगा, तो y बराबर 2 × 1 + 5, तो y बराबर 2 + 5 कितना, 7। फिर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम x बराबर 2 रख दें तब ये समीकरण क्या हो जाएगा, तो y बराबर 2 × 2 + 5, तो y बराबर कितना, 2 दूनी 4 + 5 9। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब हम x रख रहे हैं 1 तो y आ जा रहा है 7, जब x का वैल्यू रख रहे हैं 2 तो y आ जा रहा है 9। तो जैसे ही सिचुएशन चेंज किए, 1 से 2 किए, y का वैल्यू भी चेंज हो गया। तो यहाँ देखिए इसका वैल्यू चेंज हो रहा है तो इसका भी वैल्यू चेंज हो रहा है, तो यहाँ x और y दोनों हो गया चर। क्लियर है। और एक चीज़ और देखिए कि यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, तो कहीं भी 2 की जगह कुछ और नहीं लिख रहे हैं, 5 की जगह कुछ और नहीं लिख रहे हैं, मतलब जो संख्या है वो अचर है, वो नहीं बदलता है। क्लियर है। अब जिसके लिए हम लोग चर अचर को डिस्कस किए हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। यदि ABC पाइथागोरीय त्रिक है तो इस त्रिक की तीनों संख्या को एक ही अचर, मतलब एक ही संख्या से गुना या भाग करेंगे तो जो प्राप्त होगा वो अन्य पाइथागोरीय त्रिक होगा। जैसे अभी हम बताएं कि 3, 4, 5 पाइथागोरीय त्रिक है। अभी बताए थे क्यों है, क्योंकि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बड़ी संख्या का स्क्वायर जो है बाकी दोनों बची हुई संख्याओं के स्क्वायर के सम के बराबर है, ठीक। तो हमको ये तो पता है कि 3, 4 और 5 पाइथागोरीय त्रिक है। तो अब हम यदि यहाँ पर 3 में, 4 में और 5 में एक ही अचर मतलब एक ही संख्या से हम गुना कर दें, पहले गुना देख लेते हैं फिर भाग भी देख लेंगे। तो गुना कर दें, जैसे इसमें 3 में हमें एक बार 2 से गुना किए, फिर 3 में हम 3 से गुना कर दिए, फिर 3 में 4 से गुना कर दिए। इसी तरह पहली बार में सब में 2 से किए, दूसरी बार में सब में 3 से किए, फिर तीसरी बार में सब में 4 से किए। इसी तरह हम करते रहेंगे। तो यहाँ देखिए 6, 8, 10 मिल रहा है, 9, 12, 15 मिल रहा है, 12, 16, 20 मिल रहा है। तो ये सब भी क्या हो जाएगा, पाइथागोरीय त्रिक। और देखिए ये सब क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। अगर आपको जांचना है कि सही में पाइथागोरीय त्रिक है कि नहीं है, तो आप सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर करिए, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, फिर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, 100 आ जाएगा। फिर इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 होगा, फिर इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, आ जाएगा 225। फिर इसमें सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर 20 का स्क्वायर करिए, 400 हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, आपको आ जाएगा 400। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए कि एक ही हम अचर से गुना करेंगे तो अन्य पाइथागोरीय त्रिक हमको मिल जाएगा। तो 3, 4, 5 पाइथागोरीय त्रिक हमको पता था, तो हम 2 से गुना करके बता दिए कि 6, 8 और 10
तो भी पाइथागोरीय त्रिक होगा। 3 से गुना करके बता दिए कि 9, 12, 15 भी पाइथागोरीय त्रिक होगा। तो इस प्रकार हम और भी बहुत सारा पाइथागोरीय त्रिक बता सकते हैं। अब आते हैं भाग पर, कि जब एक ही संख्या से भाग देंगे तो पाइथागोरीय त्रिक होगा कि नहीं होगा। तो अभी हम निकाले थे कि 12, 16 और 20, यहाँ देखिए 12, 16, 20 क्या है, पाइथागोरीय त्रिक है। 12, 16, 20 पाइथागोरीय त्रिक है। क्यों है? क्योंकि 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 20 के स्क्वायर के बराबर आता है। तो अगर इसमें हम 4 से भाग कर दें, एक ही अचर से तीनों में हम भाग कर दें, अभी हम गुना कर रहे थे, अब क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 12/4 कर दिए, 16/4 कर दिए, 20/4 कर दिए, तब हमको क्या प्राप्त हो गया, 3, 4, 5। तो ये भी क्या है, एक पाइथागोरीय त्रिक है। अब इसको जांच कर सकते हैं कि जब 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जोड़िएगा तो 5 के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ये भी पाइथागोरीय त्रिक हो गया। लेकिन अगर आप सोचिएगा कि 3, 4, 5 है, 3, 4, 5 पाइथागोरीय त्रिक है, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, कर दिए, तो जो आएगा वो भी क्या पाइथागोरीय त्रिक होगा। तो जब हम तीनों को अलग अलग 2 से डिवाइड किए तो 3/2 आ गया 1.5, 4/2 आ गया 2 और 5/2 आ गया 2.5। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या 2.5 है, तो 2.5 का स्क्वायर करिएगा तो 1.5 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। तो आप कहिएगा कि तब तो ये पाइथागोरीय त्रिक हो गया, और हम यहाँ लिखें कि पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। तो ध्यान कीजिए, याद कीजिए कि हम बताए थे कि पाइथागोरीय त्रिक में तीनों संख्याएं कौन सी संख्या होनी चाहिए, प्राकृत संख्या। और यहाँ देखिए तो 1.5 और 2.5 प्राकृत संख्या नहीं होती है। यहाँ लिख दिए क्योंकि पाइथागोरीय त्रिक की सबसे पहली और सबसे ज़रूरी शर्त यह है कि उसमें शामिल सभी संख्याएं प्राकृत संख्या होनी चाहिए, और ये नहीं है, इसलिए पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। चूँकि ये बड़ी संख्या का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों संख्या के स्क्वायर के संबंध को संतुष्ट करता है, तो इसको पाइथागोरस संबंध बोलेंगे। ये पाइथागोरस संबंध को संतुष्ट कर रहा है, पाइथागोरीय त्रिक नहीं है, पाइथागोरस संबंध को ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? अब कुछ मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु में क्या है, पाइथागोरीय त्रिक और पाइथागोरस प्रमेय का डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो पाइथागोरीय त्रिक जो है, देखिए सबसे पहले तो कि दोनों में सेम कंडीशन है। पहला कंडीशन कि बड़ी संख्या का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों संख्या के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होना चाहिए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि पाइथागोरीय त्रिक में सिर्फ और सिर्फ प्राकृत संख्या होना चाहिए। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय में कोई भी संख्या हो सकता है, किसी भी प्रकार की संख्या, प्राकृत हो, भिन्न हो, दशमलव हो, अपरिमेय हो, सब पर लागू होता है। जैसे अभी बताए थे आपको एग्जाम्पल कि 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2.5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पाइथागोरस संबंध को सेटिस्फाई करता है, लेकिन पाइथागोरीय त्रिक नहीं है, क्योंकि 1.5, 2 और 2.5, तो 1.5 और 2.5 क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। तीनों संख्या प्राकृत होगा तभी पाइथागोरीय त्रिक होगा। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है अपरिमेय संख्या वाला, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर देगा। जब √5 का स्क्वायर करिएगा तो √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये पाइथागोरीय त्रिक नहीं है, क्योंकि न तो √2, न तो √3, न तो √5, तीनों में से कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है। तीनों प्राकृत संख्या होता तो ये पाइथागोरीय त्रिक हो जाता। अब आगे, यदि n एक से बड़ी प्राकृत संख्या है तो एक पाइथागोरीय त्रिक होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि एक से बड़ी कोई भी प्राकृत संख्या है और उसको हम n मान लेते हैं, तब हम पाइथागोरीय त्रिक निकाल सकते हैं। एक हो जाएगा 2n, दूसरा हो जाएगा n² - 1, तीसरा हो जाएगा n² + 1। चलिए इसको समझते हैं। यदि हम n बराबर 2 ले लें, तब एक पाइथागोरीय त्रिक क्या हो जाएगा, 2n, दूसरा हो जाएगा n² - 1, तीसरा हो जाएगा n² + 1। तो ये क्या हो गया, 2 × 2, n का जगह हम 2 रख दिए, तो 2² - 1, 2² + 1, तो 4, 3, 5। तो ये पाइथागोरीय त्रिक है। तीनों प्राकृत संख्या है, अगर हम बड़ी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो बाकी दोनों संख्या के स्क्वायर के जोड़ के बराबर आ जाएगा। समझ गए? तो एक के अलावा कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी प्राकृत संख्या, और पाइथागोरीय त्रिक आपको लिखना है तो सीधा ध्यान देना है कि एक हो जाएगा 2n, एक हो जाएगा n² - 1 और एक हो जाएगा n² + 1। आप पाइथागोरीय त्रिक निकाल सकते हैं। जैसे n बराबर यदि हम 3 ले लें
तब 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो n की जगह 3 रख देंगे, जो वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा, वो पाइथागोरीय त्रिक हो जाएगा। अब इस पे हमें क्वेश्चन बनाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर देगा। एक पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात करिए जिसकी एक संख्या 8 है। ठीक है, अब हमको एक ऐसा पाइथागोरीय त्रिक निकालना है जिसका एक संख्या 8 है। तो पाइथागोरीय त्रिक में 3 संख्या होता है, तो एक तो 8 मिल गया, दूसरा संख्या नहीं पता है, तीसरा संख्या नहीं पता है, हमको निकालना है। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरीय त्रिक की 3 संख्या होता है 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। अभी हम बताएं कि एक से बड़ी कोई भी प्राकृतिक संख्या है तो पाइथागोरीय त्रिक क्या होता है, 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो 8 है तो 2n का वैल्यू 8 हो सकता है, n स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू 8 हो सकता है, n स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू 8 हो सकता है। तीनों में से किसी का भी वैल्यू 8 हो सकता है, क्योंकि तीनों में से कोई भी एक पाइथागोरीय त्रिक हो सकता है। तो अगर हम 2n बराबर 8 ले लें तो n बराबर क्या आ जाएगा, 4। तब n जब 4 आ गया तो n स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे तो आ जाएगा 15, n स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे तो आ जाएगा 17। तो हमारा पाइथागोरीय त्रिक क्या हो गया, 2n मतलब 8, n स्क्वायर माइनस 1 मतलब 15, n स्क्वायर प्लस 1 मतलब 17। तो 8, 15, 17 हमारा पाइथागोरीय त्रिक हो गया आंसर। इसको आपको चेक करना है, तब 17 का स्क्वायर निकालिएगा, 289 होता है। फिर 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर जोड़िएगा तो 64 प्लस 225, ये आपका हो जाएगा 289। समझ गए। अब यदि हम n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 ले लें तब चलिए देखते हैं क्या होगा। यदि 2n बराबर 8 की जगह हम n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 ले तो, क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स नहीं है कि 2n ही 8 होगा, लिखा है एक संख्या 8 है पाइथागोरीय त्रिक में से, तो ये भी 8 हो सकता है, या ये भी 8 हो सकता है, या ये भी 8 हो सकता है। तो हम इस पर तो निकाल लिए। अब हम n स्क्वायर माइनस 1 पर 8 रखते हैं। तो अगर n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 लेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा 3, तो n 3 आ जाएगा। तो पाइथागोरीय त्रिक क्या होता है, 2n होता है, n स्क्वायर माइनस 1 होता है, n स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो 2n आ जाएगा 6, n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा 8, n स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 10। तो एक पाइथागोरीय त्रिक ये भी आ गया। तो ये भी हमारा आंसर सही है। अगर आप ऐसे निकालिएगा तो आप चेक कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर मतलब 36 प्लस 64 फिर से 100। समझ गए। तो ये भी आंसर हमारा सही है और ये भी आंसर हमारा सही है। इसमें भी 8, 15, 17 में एक 8 है और इसमें भी 6, 8, 10 में एक 8 है। अब यहाँ हम अगर n स्क्वायर प्लस 1 बराबर 8 ले ले तब, अब यदि हम 2n बराबर 8 और n स्क्वायर माइनस 8 की जगह n स्क्वायर प्लस 1 बराबर 8 ले लें तब n का वैल्यू आ रहा है √7। और √7 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। सबसे फर्स्ट क्लास में ये हम बताए थे आपको कि √7 मतलब रूट के अंदर जो भी संख्या है और वो पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा तो वो अपरिमेय संख्या होता है। क्यों होता है इसका भी हम रीजन बताए थे, पूरा आपको प्रूफ करके बताए थे। तो चलिए, तो √7 क्या आ गया, अपरिमेय संख्या n का वैल्यू। तो इससे पाइथागोरीय त्रिक नहीं निकाला जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि पाइथागोरीय त्रिक क्या होता है, 2n होता है, n स्क्वायर प्लस 1 होता है, n स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो यदि हम 2n करेंगे मतलब 2 गुने √7 तो आ जाएगा 2 √7। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल आ जाता है अपरिमेय संख्या। तो 2 √7 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। n स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 संख्या हमको प्राप्त हो गया, 2 √7, 8 और 6। तो देखिए, तो हम बताए थे पाइथागोरीय त्रिक के लिए क्या शर्त होना चाहिए कि तीनों संख्या प्राकृत संख्या होना चाहिए। 2 तो है प्राकृत, लेकिन ये तीसरा प्राकृत संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए ये पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम या तो 2n बराबर 8 रख के निकाल लें या n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 रख के निकाल लें, जो आंसर आएगा वो पाइथागोरीय त्रिक होगा। हो सकता है कोई और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए जिसमें n स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू रखिएगा तो पाइथागोरीय त्रिक निकल जाए, और n स्क्वायर माइनस 1 रखिएगा तो नहीं निकले। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्लियर है। अब बताइए कि क्या 1 1 1 एक पाइथागोरीय त्रिक है, तो नहीं है। क्यों नहीं है,
पाइथागोरीय त्रिक के लिए पहला कंडीशन तीनों प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या है। दूसरा कंडीशन कि बड़ी संख्या का स्क्वायर, तो तीनों तो बराबर है, कोई बड़ी संख्या है ही नहीं, तो यहीं पे ये हट गया। लेकिन यदि आपको करना है एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर, तो एक स्क्वायर के बराबर नहीं आएगा, ये 1 + 1 = 2 हो जाता है, ये 1 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अगला है जिस प्राकृत संख्या के अंत में 5 हो उसका वर्ग प्राप्त करने के लिए निम्नांकित विधि अपनाई जा सकती है। क्या विधि अपनाई जा सकती है? तो ए बी है, कोई संख्या का स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर है, ठीक, जहाँ बी 5 है, बी 5 है, ये फिक्स हो गया कि ये 5 ही होगा। तब हम कैसे लिख सकते हैं? ए मतलब पहली संख्या गुने ए + 1 मतलब उसके आगे की संख्या गुने 100 + 5 का स्क्वायर। जैसे 15 का स्क्वायर है तो पहली संख्या 1 हो गया, तो 1 गुने 1 की बाद की संख्या 2 गुने 100 + 5 का स्क्वायर। इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। 25 के स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 3 गुने 100, पहली संख्या गुने उसके बाद की संख्या गुने 100 + 5 का स्क्वायर। 35 के स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? पहली संख्या 3 गुने उसके बाद की संख्या 4 गुने 100 + 5 का स्क्वायर। 45 के स्क्वायर को इसी प्रकार लिखेंगे, 4 गुने 5 गुने 100 + 5 का स्क्वायर। अब बताइए आपकी 55 के स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? तो पहली संख्या 5 है, तो 5 गुने 6 गुने 100 + 5 का स्क्वायर। देखिए पहली संख्या गुने उसके आगे की संख्या बाद की संख्या गुने 100 + 5 का स्क्वायर, है ना। फिर इसी तरह 125 के स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? तो पहली संख्या 12 हो गया 5 वाले को छोड़कर, तो 12 गुने बाद की संख्या 13 गुने 100 + 5 का स्क्वायर। 285 को कैसे लिखेंगे? तो 28 गुने 29 गुने 100 + 5 का स्क्वायर। 8245 को कैसे लिखेंगे? तो 824 गुने 825 गुने 100 + 5 का स्क्वायर। क्लियर है? अब नेक्स्ट है a² - b² = a + b × a - b होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाला है। इसमें हम प्रूफ कर देते हैं कि क्यों होता है। तो RHS में हमारा दिया हुआ है क्या? a + b × a - b। तो गुना करने के लिए आप जानते हैं कि इसको पहले इससे गुना करेंगे, फिर उसके बाद इससे गुना करेंगे। चलिए करते हैं। a के पहले कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, और यहाँ a के पहले कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस × प्लस तो प्लस रह जाएगा, और a गुने a² फिर यहाँ a के सामने कोई साइन नहीं है तो प्लस है, और यहाँ b के सामने माइनस साइन है, तो ये प्लस × माइनस माइनस हो जाएगा, और a गुने b हो गया ab। फिर यहाँ पे देखिए कि b के आगे, अब इसमें क्या करेंगे कि पहले इससे गुना करेंगे फिर इसके बाद इससे गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए b के आगे कौन सा साइन है? प्लस, फिर a के आगे कौन सा साइन है? तो प्लस, तो प्लस × प्लस प्लस हो गया, और b गुने a ba कहिए, या फिर इसको हम ab भी लिख सकते हैं, ab। अब यहाँ देखिए b के आगे प्लस, फिर यहाँ b के आगे माइनस, तो प्लस × माइनस माइनस, और b गुने b b²। इतना क्लियर है? अब AB प्लस में AB माइनस में कट गया का मतलब उसका वैल्यू 0 आ गया। जैसे 5 प्लस में 5 माइनस में, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसी को आगे हम ऐसे लिख देते हैं कि कट गया मतलब 0 वैल्यू आ गया। तो क्या बच गया? a² - b²। तो a + b × a - b = a² - b² आ गया। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि a² - b² रहेगा, तो एक बार उसको जोड़ देंगे और एक बार घटा के गुना कर देंगे। जैसे अगर आपसे कह दे 5² - 3² बताइए, देखिए तो यहाँ a की जगह 5 है, b की जगह 3 है, तो a + b मतलब एक बार जोड़ना है, गुने a - b एक बार घटाना है, 5 × 3 = 8, गुने 2 16। आप चेक करिए इसको, 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, घटाएंगे 16 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसका एग्जाम्पल है जो भी आपको बता रहे थे। 2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ a = 2 हो गया और b = 1 हो गया।
तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 10 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 12 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर दिया है और उसमें माइनस कर रहे हैं दूसरे संख्या का स्क्वायर, तो एक बार दोनों संख्या को जोड़ दीजिए, फिर एक बार दोनों संख्या घटा दीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए। यहाँ देखिए जोड़ दिए तो 3 आया, घटा दिए तो 1 आया, दोनों को गुना कर दिए। यहाँ जोड़ दिए तो 5 आया, घटा दिए तो 1 आया, गुना कर दिए दोनों को। यहाँ जोड़ दिए 14 आ गया, यहाँ घटा दिए 6 आ गया, गुना कर दिए। यहाँ जोड़ दिए 14 आ गया, यहाँ घटा दिए 10 आ गया, गुना कर दिए। अब चलिए इसको बनाइए। तो ये कितना हो जाएगा 5 + 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 5 और 3 8, 2 8 दूनी 16। समझ गए। अब आगे हम क्रमागत संख्या से संबंधित प्राकृत संख्या का प्रॉपर्टी आपको बताने वाले हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि क्रमागत संख्या क्या होता है। तो 2 क्रमागत संख्या होगा। तो अगर एक संख्या 2 है तो क्रमागत मतलब ठीक आगे वाली संख्या, क्रम में ठीक आगे वाली संख्या क्या हो जाएगा 3। अगर क्रमागत में एक संख्या 5 है तो उसके आगे की संख्या 6। तो अगर क्रमागत में एक संख्या n है तो उसके आगे की संख्या क्या हो जाएगी n+1। समझ गए। आगे की संख्या ठीक आगे की संख्या के लिए क्या करते हैं, उसमें एक जोड़ देते हैं। जैसे 2 है तो ये हो गया 2 + 1 3, 5 है तो 5 + 1 6। तो अगर कोई संख्या n है, n कहने का मतलब कोई भी संख्या उसमें हम रख सकते हैं, तो उसके आगे की संख्या क्या n+1। तो क्रमागत संख्या आप समझ गए। अब आइए इसमें क्या कर रहा है कि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 2n+1 होता है, जहाँ n तथा n+1 2 क्रमागत संख्या है। तो अभी हम बताएं कि अगर n एक संख्या है तो उसकी क्रमागत संख्या n+1 होगा ही होगा। क्लियर है। अब इनका वर्ग का अंतर, तो जाहिर सी बात है अब n और n+1 में n+1 बड़ा संख्या होगा। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 और 3 क्रमागत संख्या है तो बड़ा कौन है 2 + 1 3 हो गया। 5 और 6 में बड़ा कौन है 6, जो कि इसे एक आगे की संख्या है 5 + 1 है। तो n+1 और n में बड़ा संख्या कौन हो जाएगा n+1 और छोटा कौन हो जाएगा n। समझ गए। तो हम क्या करेंगे कि बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2n+1। कब, जब 2 क्रमागत संख्या के वर्ग का अंतर निकाल रहे हो। अब जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे पूछें कि 10 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बताइए, तो 2n+1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये 10 और 7 क्रमागत संख्या नहीं है। हाँ, अगर आपको हम बोले कि 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर बताइए, तब आप निकाल सकते हैं कि 2n+1 2 × 9 + 1 18 + 1 19। ऐसे भी आप देख सकते हैं 100 - 81 19 हो जाएगा। समझ गए। तो अब पहले हम अभी इसको और डिटेल में भी समझते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से भी आपको बताएंगे। तो चलिए पहले इसको प्रूफ करते हैं कि 2 क्रमागत संख्या के वर्ग का अंतर करेंगे तो 2n+1 कैसे होगा। तो ये देखिए, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, जहाँ a क्या हो गया n+1, b क्या हो गया n। तो अभी आपको बताएं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a इतना a है प्लस b इंटू a इतना a है माइनस b। अब यहाँ देखिए n में से n घट गया 0 हो गया, ये कितना हो गया 2n, n और n जुट गया तो 2 n हो गया +1 गुने कितना बच गया यहाँ 1, कितना आ गया 2n+1। तो यहाँ से हमको पता चला कि n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर कितना आ गया 2n+1। मतलब 2 क्रमागत संख्या का अगर वर्ग का अंतर निकालेंगे तो 2n+1 करके हम निकाल सकते हैं। अब एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए यहाँ है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 और 1 क्रमागत संख्या है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 2 × n, n का मतलब छोटी संख्या। देखिए ये हो गया n+1 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस n का स्क्वायर, और ये है 2n+1 के फॉर्म में। तो n का मतलब कौन सी संख्या है, छोटी संख्या। अभी बताए हैं कि n और n+1 में छोटी संख्या n होती है, बड़ी संख्या n+1 होती है। तो 2n+1 का मतलब 2 गुना छोटी संख्या +1,
उसी तरह यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2n+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 और 2 क्रमागत संख्या है, तो 2 गुने n कितना हो गया, छोटी संख्या 2 + 1, डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। उसी तरह 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 और 3 क्रमागत संख्या है तो 2n, तो 2 × n मतलब छोटी संख्या, तो 2 गुने 3 + 1। 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 2 × छोटी संख्या 9 + 1। 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे 2 गुने छोटी संख्या 6 है +1, तो 12 + 1 कितना हो जाएगा, 13। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करिएगा, 2 दूनी 4 माइनस 1 कितना, 3, 3 आ गया। 2n+1 किए तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 - 4 = 5। 2n+1 किए तब भी 5 आ गया। 4 का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर कितना, 16 - 9 = 7। 2n+1 किए थे तब भी 7 आ गया था। 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 100 - 81 19। 2n+1 किए थे तब भी 19 आया था। 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 49 - 36 13। 2n+1 किए तब भी 13 आ गया। इसको आप a² माइनस b² के फॉर्म में भी बना सकते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है, तो इसको हम a² माइनस b² मतलब a + b × a - b भी कर सकते हैं। ये 7 गुने 1 7। तो आपको जैसे बनाना है बना सकते हैं। a² माइनस b² बराबर a + b × a - b सब पे लागू होगा। अगर क्रमागत कह रहा है तो आप 2n+1 से निकाल सकते हैं, या a² माइनस b² बराबर a + b × a - b से भी निकाल सकते हैं। अब बताना है कि दो क्रमागत वर्ड यूज हुआ है, ध्यान दीजिएगा। दो क्रमागत मतलब लगातार वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या क्या होती है, 2n होती है। तो अगर एक संख्या n है तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, n+1। तो दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच, तो दो क्रमागत वर्ग, तो n का वर्ग हो गया n का पावर 2 और n+1 का वर्ग हो गया n+1 के पावर 2, और इनका बीच का संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n। इसको आप याद कर लीजिएगा। अभी हम बता रहे हैं अभी जस्ट कि क्यों होता है 2n, लेकिन इसको आप याद कर लीजिएगा ताकि जब क्वेश्चन आए तो आपको फिर से प्रूफ करने की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट 2n पुट करके आप बना लीजिए। ठीक है, चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दो क्रमागत संख्या हम लिए 1 और 2, इनका वर्ग किए, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना गया 1, 2 का स्क्वायर कितना गया 4। तो इनका बीच में कौन कौन संख्या आ रहा है, तो 2 और 3। 1 और 4 के बीच में संख्या आएगा 2 और 3। तो इनकी संख्या कितना है, आने वाली संख्या 1 और 4 के बीच आने वाली संख्या 2 है। 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, टोटल संख्या हो गया 2। अब फिर हम दो क्रमागत संख्या ले लिए 2 और 3, इसका वर्ग कर दिए, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9। 4 और 9 के बीच में कौन कौन संख्या आ जाएगा, 5 6 7 8, 4 संख्या, इसका संख्या हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में आप देखिए, अभी दो एग्जांपल और हम लेंगे। आप इसमें ऑब्जर्व करिए कि इस दो को हम क्या लिख सकते हैं कि जो दोनों क्रमागत संख्या लिए थे 1 2, दोनों क्रमागत संख्या को जोड़ के उसमें से 1 माइनस करिए, 2 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ जो 4 है ये वाला, इसमें दोनों क्रमागत संख्या 2 और 3 था ना, उसको जोड़ के 1 घटा दीजिए, आपको 4 मिल जाएगा। तो यहाँ से एक पैटर्न हमको दिख रहा है कि यहाँ भी देखिए कि 3 और 4 दो हम क्रमागत संख्या लिए, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हम कर रहे हैं, तो आ गया 9 और 16, और 9 और 16 के बीच में ये संख्या इतना, ये कितना संख्या का टोटल 1 2 3 4 5 6। तो एक पैटर्न हमको क्या दिख रहा है कि ये जो 6 आया ना इनके बीच की संख्या, ये दोनों क्रमागत संख्या का जोड़ में से 1 घटा रहे हैं तो निकल जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ भी देखिए, दो क्रमागत संख्या हम 4 और 5 ले लिए, जब 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 25 आ जा रहा है, और इनके बीच में ये संख्या आ रहा है, और इसकी संख्या कितना है 8। तो ये जो दो क्रमागत संख्या हम लिए थे 4 और 5, इनको जोड़ के घटाएंगे तो 8 आ जा रहा है। तो ऊपर दिए गए उदाहरण को ऑब्जर्व करने पर हम क्या पा रहे हैं, तो हमको ये मिल रहा है कि यदि n और n+1 दो क्रमागत संख्या है, n और n+1, तो जब इनका वर्ग करेंगे और इनके बीच की संख्या को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि कितना संख्या बीच में आ रहा है, तो दोनों क्रमागत संख्याओं का जोड़ उसमें से 1 घटा देंगे। तो देखिए ये हो गया n + n+1 - 1, 1 से 1 कट गया, 0 हो गया, 1 में से घट गया तो, और n और n कितना हो गया 2 n। तो इसीलिए हम लिखे थे यहाँ पे कि
दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या अगर निकालना हो तो डायरेक्ट हम 2n लिख सकते हैं। हमको पूरा उसको इस तरह से करने का ज़रूरत नहीं है कि निकाल के देखें कि 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 और 25 और उसके बीच का संख्या लिखें फिर उसको गिन लें, ऐसा नहीं करना है। क्रमागत संख्या है 4 और 5, ठीक है, इसका वर्ग निकाल दिए और इसके बीच का संख्या पूछ रहा है कि बताइए कितना है, तो दोनों क्रमागत को जोड़िए, एक घटाइए, आपको वो संख्या जो भी प्राप्त होगा उनके बीच की संख्याओं की संख्या गिनती है, ठीक है। अब बताइए कि 15 स्क्वायर और 16 स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों क्रमागत संख्या को जोड़ेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ से देखिए 30 हो जाएगा। ये 16 माइनस 1 15 हुआ ना, 15 15 30 हम शॉर्ट में निकाल लिए। ऐसे अगर आप रूल से बनाइएगा तो पहले ये दोनों जुटेगा तब ये घटेगा, ये जोड़िएगा तो 31 माइनस 1 30। या फिर ये तो ऑब्जर्वेशन वाला रूल हम बता दिए, या फिर हम अभी बताएं कि दो क्रमागत संख्या है और उनके बीच की संख्या निकालना है, दोनों का स्क्वायर के बीच की संख्या, तो डायरेक्ट 2n करिए। तो 2 गुने n का मतलब कौन सा, छोटी संख्या। छोटी संख्या कितना है 15, 15 और 16 में छोटी संख्या 15 है, 15 दूनी के 30, यहाँ से भी आपको निकल गया। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दो चीज़ मिल गया, अब जिसका यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। अब है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग होता है कितना, n स्क्वायर। इसको आपको याद कर लेना है कि n स्क्वायर होता है। अभी हम आपको समझाएंगे, अभी समझा रहे हैं इसी वीडियो में कि क्यों होता है, कैसे होता है, लेकिन आपको याद इसलिए रखना है कि जब क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप n स्क्वायर पुट करके उसको सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ आप समझिएगा कि पहली संख्या 1 है और प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहे हैं हम, तो ये तो 1 है, इसमें कुछ जुट ही नहीं रहता, 1 को 1 के स्क्वायर में हम लिख सकते हैं, ठीक। प्रथम 2 विषम प्राकृत संख्या का योग, प्रथम 2 विषम प्राकृत संख्या, तो कौन सा हो जाएगा, 1 और 3। पहला 2 प्राकृत संख्या यही होगा ना विषम में, 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सब विषम संख्या है। इसमें प्रथम 2 कौन सा है, 1 और 3। इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो क्या आ गया 4। 4 को हम 2 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2 विषम प्राकृत संख्या लिए हैं, कितना लिए हैं 2, तो ये 2 के स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ठीक है। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, जितना भी हम आपको बता रहे हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम निकाल रहे हैं। अब प्रथम 3 विषम प्राकृत संख्या का योग, तो 3 को ले लिए, 1 3 5, 3 को हो गया, इनको जोड़ दिए 9 आ गया। तो देखिए तो 3 को विषम प्राकृत है तो 3 का स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। उसी तरह प्रथम 4 विषम प्राकृत संख्या का योग, तो चूँकि 4 को है विषम संख्या तो 4 के स्क्वायर के फॉर्म में आ गया जोड़ने पर। इसी तरह प्रथम 5 विषम संख्या का योग, चूँकि ये 5 को विषम प्राकृत संख्या है तो जोड़ने पर जो आया वो 5 के स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्रथम, यहाँ पे प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का योग रहेगा तो वो n स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो ऊपर दिए गए एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करने पर हम क्या पाते हैं कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, n स्क्वायर होगा। तो अब हमको बार बार उनको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट n स्क्वायर के फॉर्म में लिख के बता सकते हैं। तो चलिए बताइए कि प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, या फिर क्वेश्चन में आपको ऐसे दे दे। तब अगर प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्या लिख रहा है तो आपको तो पता ही है कि 10 विषम प्राकृत संख्या है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा उनको जोड़ने पर। प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्या को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। या अगर क्वेश्चन में इस तरह का दे दे ऐसे, तो आपको यहाँ देखना होगा कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 विषम प्राकृत संख्या है, विषम संख्या है ये, ठीक है। कितना है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 को विषम प्राकृत संख्या है। प्रथम मतलब शुरू से 1 से लेके 10 को विषम प्राकृत संख्या तक है, तो उसका जोड़ निकालना है तो क्या करेंगे, n स्क्वायर। समझ गए, 10 को विषम प्राकृत था, 10 का स्क्वायर कर दिए, 100 आ गया। अभी जस्ट हम लोग प्रथम n विषम संख्या का योग निकाले थे, n स्क्वायर होता है, तो प्रथम n सम संख्या का योग क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 1। ये ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं। तो देखिए
अगर हम समप्राकृत संख्या लिखें तो क्या क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो पहली सम संख्या क्या हो जाएगा, 2, हम 2 लिख दिए, ठीक है। प्रथम 2 समप्राकृत संख्या का योग, तो प्रथम 2 समप्राकृत संख्या क्या क्या, 2 और 4, इनको जोड़ दिए। फिर प्रथम 3 समप्राकृत संख्या का योग, तो प्रथम 3 प्राकृत संख्या क्या क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, सम संख्या में लिखना है, ठीक है, इनको जोड़ दिए। फिर प्रथम 4 समप्राकृत संख्या का योग, प्रथम 4 कौन कौन हो जाएगा प्राकृत संख्या, 2, 4, 6, 8, इनको लिख दिए। आप ऐसे आगे भी आप लिख के समझ सकते हैं। अब हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जब ये है प्रथम संख्या तो ये तो 2 ही है, इसको जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 6, इसको जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 12, और इसको जोड़ रहे हैं तो ये आ गया 20। क्लियर है। अब देखिए तो कि पहली सम संख्या है, माने पहली है 1 है, तो इसको हम 1 के फॉर्म में लिख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। यहाँ पे जब 2 समप्राकृत संख्या ले रहे हैं तो जोड़ने पे आ रहा है 6, इसको हम 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं। जब 3 समप्राकृत संख्या है तो इसको हम जोड़ रहे हैं तो 12 आ रहा है, इसको हम 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 3। जब हम 4 समप्राकृत संख्या ले रहे हैं और जोड़ रहे हैं तो 20 आ रहा है, इसको हम 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 4। ये हम ऑब्जर्व किए कि ऐसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि जब प्रथम n समप्राकृत संख्या लेंगे और उनको जोड़ेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस n। यहाँ से हम निकाल लिए। अब आगे जो क्वेश्चन मिलेगा तो उसको हमको ऐसे जोड़ के लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे लिख देगा प्रथम 10 निकालिए, तो 10 बार हम थोड़े जोड़ेंगे कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ऐसे 10 तो संख्या थोड़े जोड़ेंगे, डायरेक्ट 10 का स्क्वायर प्लस 10। समझ गए। तो देखिए वही क्वेश्चन आ गया, बताएं कि प्रथम 10 प्राकृत सम संख्याओं का योग क्या होगा। या फिर क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है आपको। तो जब प्रथम 10 प्राकृत सम संख्या का योग पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि प्रथम n प्राकृत सम संख्या का योग क्या होता है, n स्क्वायर प्लस 1। तो प्रथम 10 प्राकृत सम संख्या का योग 10 स्क्वायर प्लस 10, 100 प्लस 10, 110 आएगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दे तो देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये शुरू से लेके ये 10 जो संख्या है सम संख्या है, प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है ना। तो इसी को हम कह सकते हैं कि प्रथम 10 प्राकृत सम संख्या का जोड़ पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, प्रथम 10 प्राकृत सम संख्या का जोड़, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10, 110। अगर आप इसको जोड़ के देखिएगा तो 110 ही आएगा। समझ गए। अब है 1 से अधिक किसी भी विषम संख्या के वर्ग को, ध्यान दीजिएगा, वो संख्या विषम संख्या होना चाहिए और 1 से ज़्यादा होना चाहिए। और जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तब उसको 2 क्रमागत धन पूर्णांक मतलब 2 सीरियल नंबर के योग के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो 1 से अधिक कोई भी विषम संख्या का वर्ग अगर n आ रहा है, कोई भी हम विषम संख्या लिए और उसका स्क्वायर किए और वो आ गया कितना n, तब विषम संख्या का स्क्वायर करने पर जब n आ रहा है तो हम n को 2 पॉजिटिव पूर्णांक के योग के रूप में लिख सकते हैं। और वो 2 पॉजिटिव पूर्णांक कैसे निकालेंगे, तो 1 हो जाएगा आपका, जो आपका वर्ग आया है उसमें से 1 घटा के आधा कर दीजिए और प्लस, और उसमें से 1 घटा के आधा करने पर जितना है उसमें 1 जोड़ दीजिए। चलिए समझते हैं। 1 से अधिक विषम संख्या 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे आ गया 9। अब 9 को आपको 2 पॉजिटिव क्रमागत संख्या के सम के रूप में लिखना है, मतलब पॉजिटिव तो होना चाहिए लेकिन क्रमागत होना चाहिए। अब आप सोचिएगा कि 9 बराबर 1 + 8 लिख सकते हैं, लेकिन ये क्रमागत नहीं है 1 और 8। 1 का क्रमागत 2 हो जाएगा, 1 के बाद 2 आएगा, या 8 रहेगा तो 9 आएगा, और 1 और 2 जोड़िएगा तो 9 आएगा नहीं, 8 9 जोड़िएगा तब भी 9 नहीं आएगा। तो हमको 9 को इस तरह से लिखना है कि पॉजिटिव तो है लेकिन सीरियल नंबर में होना चाहिए, सीरियली होना चाहिए, 1 के बाद दूसरी संख्या होना चाहिए, उसके जोड़ के रूप में लिखना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 9 में से 1 माइनस कर देंगे। 9 में से 1 हम माइनस कर दिए, मतलब जो वर्ग आया उसमें से 1 माइनस कर दिए और उसका आधा कर दिए, प्लस
फिर वही 9 में से एक माइनस करके जो आधा किए उसमें हम एक जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए 9 में से एक माइनस किए कितना हो जाएगा 8, 8 बटा 2 4, और 4 तो ये था ही, यही ना 4 है, यहाँ पे एक जोड़ दिए कितना हो गया 5। क्लियर है। और भी एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अब एक से अधिक विषम संख्याएं 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे अनगिनत होती हैं। ठीक है। अब 3 का स्क्वायर हो गया 9। एक से अधिक विषम संख्या 3, 5, 7 होता है, 3 से शुरू होता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। तो जब 3 का स्क्वायर किए, विषम संख्या का स्क्वायर किए, तो जो आया उसको 2 क्रमागत संख्या के जोड़ के रूप में लिखना है। तो 9 को लिखना है 2 क्रमागत संख्या के जोड़ के रूप में। तो 9 में से एक घटा दिए 8, 8 का आधा 4, और अगला संख्या 5। ठीक उसी प्रकार 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो 25 का एक माइनस करेंगे 25 में से 24, 24 को आधा करेंगे तो 12, और अगला संख्या 13। 2 क्रमागत संख्या के जोड़ के रूप में आ गया। 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में से एक घटाइए 48, 48 को आधा करिएगा 24, क्रमागत संख्या अगला 25। 2 क्रमागत संख्या के जोड़ के रूप में आ गया। 9 का स्क्वायर हो गया 81, 81 में से एक माइनस करिए 80, 80 का आधा 40, और प्लस अगला क्रमागत संख्या 41। तो हम 81 को भी 2 क्रमागत संख्या के जोड़ के रूप में लिख दिए। अब बताइए 11 का स्क्वायर 121 है, तो इसको 2 क्रमागत संख्या के जोड़ के रूप में लिखना था। तो 121 माइनस 1 120, 120 का आधा 60, अब प्लस 61 कर देंगे अगला क्रमागत संख्या। चलिए इसको बताइए आपकी 21 के स्क्वायर को 2 क्रमागत धन पूर्णांक योग के रूप में लिखना है। 21 के स्क्वायर को, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। अब 441 में से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 440, और 440 को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 220। अब प्लस क्रमागत संख्या के जोड़ कर लिखना है 220 का अगला संख्या 221, इन दोनों को जोड़िए आपको 441 मिल जाएगा। समझ गए। अब प्राकृतिक संख्या के कुछ गुण हैं उसको देख लेते हैं। क्या है कि n का स्क्वायर मतलब कोई संख्या है उसका स्क्वायर, प्लस n+1 का स्क्वायर मतलब संख्या से अगली संख्या, संख्या से जो अगली बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर, प्लस n × n+1 का स्क्वायर मतलब इन दोनों के गुना का स्क्वायर कर दिए। तो क्या आएगा, इन दोनों का जो गुना होगा उसमें एक जोड़ दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, वही आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। 2 का स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। अब 2 × 3 कर देंगे कितना हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर निकालेंगे, तीनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो जो लास्ट में 6 आया ना उसमें एक जोड़ दीजिए। n × n+1 मतलब 2 × 3, 2 और उससे अगली बड़ी संख्या गुना, तो 2 × 6 आ गया। अब +1 कर देना है, तो 6 में एक जोड़ देंगे तो 7 हो गया, तो 7 का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब चेक कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, जोड़िए कितना आ जाएगा, 36 4 40 और 9 49, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 चौके 12 हो रहा है, तो कितना 12 1 13 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 × 5 = 20 हो रहा है, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 6 7 42 का स्क्वायर जोड़ रहे हैं उसमें, तो 43 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से चलिए इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए 7 का स्क्वायर है और प्लस 8 का स्क्वायर है, 8 × 7 = 56 होता है, और 56 का ही स्क्वायर इसमें जोड़ रहे हैं। तो 56 के एक आगे की संख्या क्या होता है 57, तो ये 57 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब है 1 11 111 4 × 1, इस सब का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो 1 का स्क्वायर निकालना है, 1 का वर्ग तो 1 होता है। अब 11 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ देखिएगा कि 11 का स्क्वायर निकालना है। ठीक, तो 11 में कितना संख्या है 2 संख्या है, तो हम 1 2 तक गए फिर वापस 1 पर आ गए। उसी तरह यहाँ देखिए 111 का स्क्वायर निकालना है, तो 111 में कितना संख्या है 3 गो है संख्या, 3 गो 1 है मतलब 3 संख्या है। तो हम 1 से लगातार चलेंगे 1 2 3, अब 3 ही संख्या था तो 3 से रिटर्न वापस आ जाएंगे 2 1। 4 गो 1 का स्क्वायर है, तो कितना संख्या है 4 गो है, तो 4 तक जाएंगे 1 2 3 4, फिर रिटर्न हो जाएंगे 3 2 1। 5 गो 1 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो 5 गो संख्या है, तो 5 तक जाएंगे 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद रिटर्न हो जाएंगे 4 3 2 1। तो ये पैटर्न सिर्फ उसी में लागू होगा कि जिसमें सिर्फ 1 हो और उसका स्क्वायर निकालना, जैसे 1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 3 गो 1 का स्क्वायर 4 गो 1 का स्क्वायर 5 गो 1 का स्क्वायर 6 गो 1 का स्क्वायर एंड सो ऑन।
जैसे इसका स्क्वायर निकालना है, कितना संख्या है 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर है, तो हम कहाँ तक जाएंगे 6 तक, 1 2 3 4 5 6 और 6 से वापस आ जाएंगे 5 4 3 2 1, उतना का स्क्वायर निकालिएगा तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। अब है कुछ और रुचिकर प्रारूप। तो देखिए अभी हम सीखे थे कि 11 का स्क्वायर निकालना है, तो 2 गो 1 है तो 1 2 तक गए फिर रिटर्न आ गए, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर इतना। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 121 को, तो देखिए बीच में 2 है ना, तो हम इसको 2 को 2 बार लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे बटा जितना भी संख्या है सबको हम जोड़ देंगे। इसी प्रकार ये 1 2 3 2 1 है, तो इसको हम कितना का स्क्वायर लिख सकते हैं, चूँकि 3 है तो 3 गो 1 का स्क्वायर हो गया ये, अभी हम समझे थे। अब इसको 1 2 3 2 1 को लिखना है, तो बीच का संख्या 3 आ गया, तो 3 को 3 बार लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे बटा में सभी संख्या का जोड़। अब जैसे ये है संख्या 1 2 3 4 3 2 1, तो इसको कितना का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बीच में 4 है तो इसको 4 गो 1 का स्क्वायर, 4 के बाद रिटर्न हुआ है ना 3 2 1, ठीक है। तो अब यहाँ इसको इस फॉर्म में लिखना है, बटा वाले फॉर्म में, तो कैसे लिख सकते हैं कि बीच का संख्या 4 है या 4 से रिटर्न वापस जा रहा है 3 2 1 पे, तो 4 को 4 बार लिखेंगे और उसका स्क्वायर बटे सभी संख्या का जोड़, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, ये क्वेश्चन क्या है 1 2 3 4 5 4 3 2 1 बोल रहा है, इतना को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, तो यहाँ तो 2 आंसर होगा। अगर स्क्वायर के रूप में सिर्फ लिखना है तो वो बता सकते हैं, या बटा के रूप में लिखना है वो बता सकते हैं। अगर सिर्फ स्क्वायर के रूप में लिखना है तो देखिए 5 के बाद रिटर्न हो रहा है, मतलब 5 गो 1 का ये स्क्वायर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और फिर 5 के बाद फिर वापस रिटर्न 4 3 2 1, तो ये 5 गो 1 का स्क्वायर। लेकिन अगर बटा के रूप में लिखना होगा तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1 है, तो 5 के बाद रिटर्न हो रहा है ये वापस, या फिर कह सकते हैं बीच की संख्या 5 है तो 5 को हम 5 बार लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे अब बटे सभी संख्याओं का सम, सभी संख्याओं का योग। समझ गए? तो उम्मीद है आप लोग इस क्लास में बताए गए सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बेहिचक कमेंट करिएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।